जहां ताकत इंसाफ बन जाए और इज्जत सिर्फ नाम, शोहरत और पैसे वालों की हो, तो समझ लो कि जहां आप रहते हैं वो एक सिविलाइज्ड मुआशरा नहीं बल्कि एक जंगल बन चुका है, जहां पे जंगल का कानून तारी है सब पे। हालात कुछ यूं नजर आते हैं कि पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। एक औरत एक मिसोजिनिस्ट से डरती है, एक गरीब एक अमीर से डरता है, और एक वो शख्स जिसके पास ताकत नहीं वो एक ताकतवर शख्स से डरता है। माहौल कुछ यूं है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जॉर्ज ऑरवेल अपनी एक फिक्शन किताब द एनिमल फार्म में लिखते हैं दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स। ये किताब एक कम्युनिस्ट सिस्टम पे सटायर था, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये बिल्कुल उस रियलिटी को डिपिक्ट करता है जो उस फिक्शन में हमें नजर आती है कि यहाँ पे रहने वाले कुछ इंसान शायद दूसरे इंसानों से ज्यादा इंसान है, और इसी वजह से शायद उनके पास ताकत ज्यादा है, उनके पास हकूक ज्यादा है, और उनके पास वो पॉलिटिकल पावर ज्यादा है जो दूसरे लोगों के पास नहीं। और शायद यही वजह है कि आप और मैं उनसे कम तबके के इंसान हैं। आजकल हमें सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट होती हुई नजर आती है कि एक औरत बोनांजा सतरंगी के स्टोर में जाती हैं और वहां पे काम करने वाले एक सेल्समैन को लाते, घूसे और गालियां देकर उसको अपनी औकात का अंदाजा दिला देती हैं। लेकिन वो चमाट सिर्फ उस एक सेल्समैन पे नहीं बल्कि हम पे बतौर एक मुआशरा है। वो हमें याद दहानी करता है कि इस मुआशरे में कोई भी ताकतवर शख्स किसी भी दूसरे इंसान को उठकर गालियां भी दे सकता है और लातें और घूसों से अपनी ताकत का इजहार कर सकता है। फिर दूसरी तरफ हमें एक वीडियो नजर आती है एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की, जो एक रेडी चलाने वाले को भरे बाजार में थप्पड़ मार के उसको अपनी हैसियत का अंदाजा दिला देती हैं। और हमें फिर इस सारे सिनेरियो से ये नजर आता है कि इस मुल्क की सूरत हाल कुछ यूं है कि अगर आप किसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं या आप किसी अशराफिया का हिस्सा हैं या आपके पास कैपिटल, ताकत, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो आप किसी पे किसी भी वक्त अपना जुल्म ढा सकते हैं और आपसे सवाल करने वाला कोई भी शख्स नहीं होगा। जब ऐसी कोई भी सूरत हाल आए तो ना कोई दलील सुनी जाती है, ना वकील बुलाया जाता है और ना ही किसी मुसन्निफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस गद्दी पे हम अपनी अशराफिया, अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स, अपनी ब्यूरोक्रेसी को बिठाते हैं, उस गद्दी के साथ साथ घमंड और कानून से बालातर होने का ताज भी हम उनको पहना देते हैं कि आप इस कानून से बालातर हैं। ये जो कानून हमने बनाया है ये आम लोगों के लिए है और आप पे ये अप्लाई नहीं होता। किसी भी रियासती सिस्टम के अंदर अगर आपने ताकत, घमंड और सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी करना हो तो आप उस कौम की शनाख्त को खत्म कर दीजिए, आप उस कौम की खुद मुख्तारी को खत्म कर दीजिए। जब 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमें लगा कि अब हम ऐसे एक मुल्क में रहेंगे जहां पे हम अपनी आजादी को एंजॉय करेंगे, हमारी खुद मुख्तारी को एंजॉय करेंगे। लेकिन शायद हम ये भूल गए कि हमने अंग्रेज साम्राज्यों को तो इस कॉन्टिनेंट से भेज दिया, लेकिन आज जो साम्राज्य हम पे हुकूमत करेगा वो दिखता आपकी तरह है, वो बोलता आपकी तरह है और आप ही पे अपनी जुल्म और बर्बरियत का इजहार करता है। और ये वो कड़वा सच है इस रियासत का जो फैज साहब कुछ 50-60 साल पहले कहकर गए, निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। माजी में होने वाला जुल्म, बर्बरियत और रियासतों की हिस्ट्री और किताबें हमें यह सिखाती हैं कि अगर आपने किसी इंसान की अकल, समझ और खुद मुख्तारी का खून करना हो तो आप उनसे उनकी इंसानियत का घमंड छीन लीजिए। 1947 से पहले हमसे वो घमंड छीना अंग्रेज साम्राज्यों ने। फिर 1947 के बाद जो हमारी अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी सामने आई, उन्होंने हमारी बची कुची इंसानियत का घमंड भी हमसे छीन लिया। 1947 के बाद अंग्रेज साम्राज्य तो यहां से चले गए, लेकिन जिन साम्राज्यों को वो यहां पर हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए छोड़ गए, वो साम्राज्य दिखता हमारी तरह है, बोलता हमारी तरह है, लेकिन वही जुल्म और बर्बरियत कंटिन्यू करता है जो 1947 से पहले अंग्रेज साम्राज्य कर रहे थे। इसी बात को एनालाइज करते हुए फ्रांस फैनन अपनी किताब द रेचेड ऑफ द अर्थ में लिखता है, द नेशनल बूर्जुआ स्टेप्स इनटू द शू ऑफ द फॉर्मर यूरोपियन ओवरलॉर्ड्स।
and takes over the privileges and arrogance without ever earning the right to rule. इस बात का मतलब ये है कि अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बाद आने वाले हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया, ये लोग सेम सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करते हैं आपकी रियासत के अंदर। लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना है कि वो दिखते आपकी तरह हैं और मेरी तरह हैं। अगर हम पाकिस्तानी हिस्ट्री की बात करें तो हमारे मुआशरे में हमारी शनाख्त पे कभी काम नहीं किया गया। अगर आप अपने आप से भी पूछें कि आखिर हमारी शनाख्त है क्या, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, एंड व्हाट आर द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन आवर हिस्ट्री दैट शुड मेक प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, हमारी प्राइड का हमें अंदाजा नहीं, क्योंकि हमें अपनी शनाख्त का कोई आइडिया नहीं। और किसी भी रियासत के अंदर खुद मुख्तारी एक शख्स की उसकी शनाख्त पे डिपेंड करती है। और उसी बात को डिस्कस करते हुए फ्रांसिस फुकुयामा अपनी किताब द आइडेंटिटी में लिखता है that the modern concept of identity unites three phenomena: a universal aspect of human personality that craves recognition, b a dichotomy between inner and outer self, and c the concept of dignity for all, not just a narrow class. यानी कि आज 21st सेंचुरी के अंदर जितनी भी रियासतें आपको नजर आती हैं, उनके अंदर जमहूरियत के आने के सिलसिले के पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई है ऑफ डिग्निटी। जब आप अमेरिका की तरफ देखें तो आपको सिविल राइट्स मूवमेंट नजर आती है, जब आप ईस्ट की तरफ देखें तो आपको अरब स्प्रिंग नजर आती है। उन सारी मूवमेंट्स का और रेवोल्यूशंस का मकसद ये था कि एक इंसान की खुद मुख्तारी की रिकॉग्निशन, रियासत को और उस मुआशरे को इस बात का अंदाजा देना कि एक आम इंसान की खुद मुख्तारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी अशराफिया की, जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी की, जितनी आपकी एलीट क्लास की खुद मुख्तारी इंपॉर्टेंट है। ये वही डिग्निटी है जिसको मद्देनजर रखते हुए 2010 में तुनीसिया के एक इंडिविजुअल मोहम्मद बौजीजी के जब उसकी रेडी को वहां की एक अफसर ने गिराया और उसको थप्पड़, लातें, घूसे मारी, तो मोहम्मद बौजीजी ने गवर्नर ऑफिस के सामने जाकर अपने आप को आग लगा दी। ये वही खुद मुख्तारी थी जिसकी वजह से मोहम्मद बौजीजी वो जलालत उस रियासत में और ना सह सका और अपने आप को उसने सेल्फ एमुलेट कर लिया। और उस सेल्फ एमुलेशन की वजह से अरब स्प्रिंग को एक बहुत ज्यादा उरूज मिला और अरब स्प्रिंग उस पूरे खित्ते में फैल गई, जिसको सैमुअल हंटिंगटन थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का नाम देता है। कि अगर ईस्ट में डेमोक्रेसी की शुरुआत को अगर हम देखें तो वो अरब स्प्रिंग से आई, और उसके अंदर मोहम्मद बौजीजी का अपने आप को, अपनी डिग्निटी को आइडेंटिफाई करवाने के लिए अपने आप को आग लगाना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहां डिग्निटी सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। एक पूरा सिस्टम आपके करीब करीब एस्टैब्लिश किया गया है जो आपको यह सिखाता है कि आपकी डिग्निटी इंपॉर्टेंट है और आपके पास इक्वालिटी भी है, यानी कि इस रियासत में रहने वाले सारे इंडिविजुअल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन सच्चाई इससे काफी दूर है। अगर आप आईने पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14 खोल के पढ़ें तो वो आपको कहता है कि हर इंसान की डिग्निटी इनवॉयलेबल है, यानी कि किसी भी इंसान की डिग्निटी को इस रियासत में कोई वायलेट नहीं कर सकता। लेकिन 1947 से लेके आज तक देख लीजिए, आपका माजी इस बात का गवाह है कि किसी आम इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना इस मुआशरे ने कुछ किया और ना ही इस रियासत ने कुछ किया। फिर उसी आइन के अंदर आर्टिकल 25 ये कहता है कि जितने भी लोग इस रियासत में रहते हैं वो सारे इक्वल हैं, रियासत आपके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। लेकिन सिर्फ किसी एक कागज पे ये लिख देने से ये सच्चाई नहीं बन जाती, बल्कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हमारी रियासत वाकई हमारे लिए एक इक्वल फ्रेमवर्क क्रिएट करके चल रही है। लेकिन अगर आप इस मुआशरे को देखें और ये देखें कि ये मुआशरा चला कौन रहा है और इस मुआशरे के अंदर वो पावर किस इंडिविजुअल के पास है और उस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आपको नजर ये आता है कि शायद ये इक्वालिटी वाकई एक इल्यूजन है। और इस बात पे लिखते हुए हेगेल अपनी किताब द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में लिखता है कि द स्लेव्स वुड रिबेल अगेंस्ट द मास्टर्स, a world in which the dignity of only a few was recognized,
would be replaced by one whose founding principle would be recognition of the dignity of all. तो आपने दुनिया की सारी रियासतों के अंदर उन स्लेव्स को एक इल्यूजन देने के लिए आपने इक्वल रिकॉग्निशन और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किए. जैसा कि पाकिस्तान, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 14 और 25 आपको शायद सिर्फ पेपर पे नजर आने वाली एक चीज जरूर है, लेकिन आपको रियलिटी में और रियासत की प्रैक्टिकलिटी में वो चीज बिल्कुल नजर नहीं आती. अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें जो एक सेल्समैन को थप्पड़ मार दिया गया, तो बोनांजा ने अपनी एक स्टेटमेंट इशू की कि हम अपने उस एम्प्लॉय के प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट करते हैं. लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर वो लातें घूसें बोनांजा सतरंगी के सीईओ या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल को मारी जाती, तो शायद इस प्रोफेशनलिज्म को सेलिब्रेट ना किया जाता, शायद उस पेशेंस को सेलिब्रेट ना किया जाता, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाते टू इंश्योर दैट द कल्प्रिट वाज ब्रॉट टू जस्टिस. लेकिन इस सिचुएशन में हमने उसके प्रोफेशनलिज्म को सल्यूट करके उसके लिए चंद तालियां बजा दी. हमने अपने फेसबुक पे स्टेटमेंट्स जारी कर दी कि हम अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने पास काम करने वाले लोगों के प्रोफेशनलिज्म और उनकी इंटेग्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन ये इल्यूजन आप सिर्फ उन लोगों के लिए क्रिएट करते हो जिन लोगों के लिए आप कुछ करना नहीं चाहते. उसके बाद अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की बात करें, तो शायद वो अपना हाथ किसी भी ऐसे शख्स पे ना उठाती जिसका उन्हें आइडिया होता कि उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. लेकिन इन दोनों इंडिविजुअल्स के लिए लकीली एक अच्छी बात, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिन दो लोगों की इज्जत को पामाल किया गया, वो लोग हमारे मुआशरे में ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी हम परवाह नहीं करते. और हम शायद वो परवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी अपनी डिग्निटी भी इस रियासत ने छीन ली है. हम शायद अपने आप को भी डिग्निफाइड नहीं समझते. और इंसानी नेचर इस चीज का शिकार है कि अगर आप अपने आप को डिग्निफाइड नहीं समझते, तो आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी डिग्निफाइड नहीं समझते. और इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हुए फ्रेडरिक नीचे अपनी किताब जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स एंड दस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में लिखता है कि when a man possesses no dignity himself, he cannot comprehend it in others. और शायद यही वजह है कि इन वीडियोस का, इन सारे वाकयात का और ऐसे होने वाले सारे इंसिडेंट्स का हम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. हम इन वीडियोस को देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और सोचते हैं कि शायद ये हमारे साथ कभी नहीं होगा. लेकिन इस बात को जहन में रखिए कि आप एक जंगल में रहते हैं और जंगल का कोई कानून नहीं होता, और जंगल में हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी पे हावी हो जाता है. और इसी वजह से 21st सेंचुरी के अंदर एक नेशन स्टेट का मॉडल हमें उभरता हुआ नजर आया, जहां पे लोगों ने एक दूसरे के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपनी ब्रूटल एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को छोड़कर एक सिविलाइज्ड रियासत बनाएंगे. लेकिन मुझे लगता है कि शायद सिविलाइज्ड रियासत के नाम पे एक आम शख्स के साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है. और वो झूठ ये है कि आप इक्वल हैं, आपकी डिग्निटी है, लेकिन सच्चाई शायद इससे काफी ज्यादा दूर है. क्योंकि डिग्निटी, इक्वालिटी, ये सारे वो ताज हैं जो हमने अपनी अशराफिया, ब्यूरोक्रेसी, अमीर और पावर में रहने वाले लोगों को पहना दिए हैं, और ये कॉमन मैन को बिलोंग नहीं करते. अब इस बात का फैसला आप कीजिए कि हमारी आने वाली नस्ल और हम नजर चुरा के चलें या अपनी खुद मुख्तारी बचा के चलें. अल्लाह हाफिज.